नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों मैं आज एक बार फिर से क्यूएनए वीडियो लेकर आ चुका हूं और साथ ही इस वीडियो में हम आपके जितने भी डाउट या क्वेश्चन थे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी लोगों को मैं क्वेश्चन जो है पिक नहीं कर पाया हूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आपको भी पता है कितने सारे कमेंट आ जाते हैं। ऐसे में हर किसी का आंसर करना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी डिफेंस और क्यूएनए वीडियो मिलती रहे जिनमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है अरुण चौहान जी की तरफ से। आईएनएस विक्रांत पर तेजस को यूज क्यों नहीं करता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आईएनएस विक्रांत दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ऐसे में इसके ऊपर ऑपरेट करने के लिए फाइटर जेट भी चाहिए होंगे। तो ऐसे में भारत खुद के जो तेजस है या तेजस MK2 है उनको इसके ऊपर क्यों नहीं यूज करता है? तो देखिए दोस्तों, तेजस और तेजस MK2 दोनों ही सिंगल इंजन फाइटर जेट हैं। तो नेवी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि वे डबल इंजन फाइटर जेट को चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसे में उनको रिस्क कम लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए एक इंजन फेल भी हो गया तो ऐसे में तो दूसरा इंजन वर्क करता रहे। तो ऐसे में तेजस और तेजस MK2 दोनों ही सिंगल इंजन फाइटर जेट है, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसे में इनके जो चांसेस है वो इसीलिए ही कम हो गए थे, क्योंकि सिंगल इंजन फाइटर जेट नेवी नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको पता है कि अगर एक ही इंजन होगा और वही फेल हो गया तो बहुत ज़्यादा रिस्क जो पायलट होता है उसके लिए बढ़ जाता है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए, और साथ ही जो रनवे होता है एयरक्राफ्ट कैरियर का वो बहुत छोटा होता है, उस पर से ऑपरेट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और साथ में पूरे पेलोड के साथ उड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण से नेवी ट्विन इंजन फाइटर जेट चाहती है, इसीलिए उन्होंने तेजस MK2 को रिजेक्ट कर दिया है। तो लेकिन इसी कड़ी में भारत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भी बनाने वाला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है ज्योति बालाजी का। वाई इज प्रोडक्शन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडिया सो स्लो एंड वाई इंडिया इज नॉट मेकिंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ मोर देन 90,000 टन्स? तो देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा नंबर होता है 90,000 टन्स का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना। और साथ ही देखिए भारत ने पहले से ही इच्छा नहीं रखी कि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे और वहां से प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसी कारण से भारत में डिफेंस इंडस्ट्री आज के नाम पर नहीं है। हालांकि अब तो फिर भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन एक ही सबसे पहले कारण आ जाता है, आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है और ये कितना बड़ा होता है। और साथ ही जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है वो इतनी कैपेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर अब प्राइवेट सेक्टर है वो इतना ग्रो नहीं हुआ है डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में। तो इसी कारण से जो इंडिया की डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वे डिले हो जाते हैं। जो क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे यहाँ पर HAL ADA और जितनी भी मतलब डिफेंस इंडस्ट्री में जितने भी खिलाड़ी हैं वे लगभग जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। लेकिन ऐसे में जो भारत ने यह भी नहीं कभी सोचा कि हम डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसी कारण से जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री है वो पीछे रह गई। हालांकि अब तो फिर भी थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है आयुष विश्वकर्मा जी की तरफ से। व्हाट इज क्लस्टर बॉम्ब? तो देखिए दोस्तों, छोटे बम्बों का समूह, छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं उनके समूह को माना जाता है क्लस्टर बॉम्ब। और ये खास तौर पर सीधे जो सिविलियंस होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। और इनका जो इस्तेमाल है वो वियतनाम, सहारा, सोवियत अफगान और साथ में फोकलैंड, नारगोन कराबाख, अफगानिस्तान के जो युद्ध हैं इनमें इनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुआ। क्योंकि अगर दूसरे देश की आप जनता पर प्रहार करते हैं तो उससे उस देश की सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ये क्लस्टर बम जो है बैन है, लेकिन फिर भी अजरबैजान और आर्मेनिया वॉर में इनका अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि एंटी टैंक और एंटी वर्कर्स होते हैं। मान लीजिए टैंक को ठीक करने वाले जो वर्कर होते हैं, जितने भी आर्मी के इक्विपमेंट या नेवी के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो वर्कर रखे जाते हैं उनको भी इनसे निशाना बनाया जाता है। और ये आग लगाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो शॉर्ट सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक में उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत तरह के कामों में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये सीधे तौर पर छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं। मान लीजिए आपने इनसे हमला किया तो ये एक साथ वहां पर जाके ब्लास्ट होंगे और अलग अलग दिशा में बिखर जाते हैं। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल लीजिए इनकी जो ट्राइजेक्टरी, मतलब कि जो रूल होता है इनका। मान लीजिए आप एक बोतल को लीजिए, कांच की बोतल को आप उसे फेंकिए तो उसके कांच के टुकड़े बहुत दूर तक मतलब कि हमला करते हैं और वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह से जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर दानिश अंथल जी की तरफ से। इंडियन मायावी इलेक्ट्रॉनिक सूट वर्सेस F-35 का जो AN या फिर ASQ-239 सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, ये है एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव डिजिटल विद
360 व्यू इससे मिलता है और साथ में इसमें मॉड्यूलर्स लगे हैं, स्केपेबल और ओपन सिस्टम इसे कहा जाता है। तो वहीं पर जो भारत का मायावी सिस्टम है उसमें रडार वार्निंग रिसीवर लगा है, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी है और मिसाइल अप्रोच सिस्टम भी है, लेजर वार्निंग रिसीवर और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसमें जैमर्स भी लगे हैं। तो दोनों टक्कर के आप कह सकते हैं और खासतौर पर जो मायावी है उसे तेजस सुखोई 30 के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर प्रशांत सिंह जी की तरफ, आईएनएस अरिहंत में कितनी मिसाइल जो K4 सीरीज की है उन्हें कैरी करने की कैपेबिलिटी है और साथ ही ये कितनी K5 मिसाइल्स को लॉन्च कर सकेगी, या मतलब कि इनका ये भी पूछना है कि K5 जो है उसका थोड़े समय में टेस्ट होने वाला है, तो ऐसे में कौन कौन सी सबमरीन्स होगी जो इनको कैरी कर सकेगी। तो देखिए दोस्तों, आईएनएस अरिहंत अब भी सी ट्रायल्स में हो रही है, जल्द से जल्द इंडियन नेवी में शामिल होने वाली है और 4 ये अपने साथ K4 मिसाइल जिनकी रेंज 350 किलोमीटर है और 12 K15 मिसाइल को ये अपने साथ कैरी कर सकती है और जो K5 मिसाइल होगी उसका भी टेस्ट जल्द से जल्द होने वाला है और भारत की जितनी भी सबमरीन्स होगी उनमें या तो भारत अपग्रेड करके उस मिसाइल को इंटीग्रेट कर देगा, क्योंकि इनका जो साइज है वो लगभग आप सेम टाइप का मानकर चलिए, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा लेकिन फिर भी जो K5 मिसाइल होगी उसे भारत को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपनी दूसरी या पुरानी सबमरीन्स पे इंटीग्रेट करने के लिए। पुरानी का मतलब जो भारत ने आईएनएस अरिहंत हो गई, आईएनएस जो कलवरी हो गई, आईएनएस अरिहंत हो गए, इनमें मैं बात कर रहा हूँ, जो पुरानी बेहद पुरानी है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन भी है प्रशांत जी की तरफ से, AD1 AD2 BMD इंटरसेप्टर की टेस्टिंग कब होगी BMD फेज 2 के लिए। तो देखिए दोस्तों, भारत BMD को 2022 के एंड में 2023 की स्टार्टिंग में इन्हें डिप्लॉय कर देगा, तो ऐसे में आपको बहुत जल्द इनका जो मिसाइल का टेस्ट है वो अगले साल या उससे अगले साल आपको देखने को मिल सकता है। आप दो साल का तो मानकर चलिए कि अब भी टाइम पड़ा है, हालांकि 2023 के स्टार्टिंग में भारत इसे पूरी तरह से डिप्लॉय कर देगा और ये बेहद ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है दुरेश साहू जी की तरफ से, इन्होंने पूछा है टेडी बीएफ यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के विंग डिजाइन और सुखोई 30 MKI के जो विंग डिजाइन है इनमें कौन बेटर है। तो देखिए दोस्तों, जो सुखोई 30 MKI है उसे खासतौर पर सुपर कोबरा मैनूवर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एयरफोर्स का फाइटर जेट है। तो वहीं पर हम बात करें जो टेडी बीएफ की, तो ये नेवी का फाइटर जेट होने वाला है, हालांकि इसमें भी जो विंग डिजाइन है वो भी अच्छा है और सुखोई 30 में भी, और सुखोई 30 को ज़्यादा से ज़्यादा जो पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे सहने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में जबकि जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा जिसे इंडिया डिजाइन कर रहा है उसे खासतौर पर डॉग फाइट में जो मैनूवर्स करने के लिए उसे भी डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन आप डिजाइन की बात करें तो इसमें सुखोई 30 के जो डिजाइन है वो बेटर है, क्योंकि जो एयरफोर्स के फाइटर जेट होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज, तो इन्हें कंपेयर करें हम नेवी के फाइटर जेट के साथ, तो देखिए दोस्तों जो नेवी के फाइटर जेट होते हैं वे एयरफोर्स के फाइटर जेट के मुकाबले में थोड़े से कमजोर होते हैं। मैं किस मामले में, पेलोड के मामले में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हालांकि सारे फाइटर जेट ऐसे नहीं होते हैं, बहुत से फाइटर जेट के जो रडार्स हो गए वे कई बार तो एयरफोर्स के फाइटर जेट से बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल यही देख लिया कि भारत ने मिग 29K को, जो कि इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट है, उसे लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया है। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जोहन सर जी की तरफ से C5 गैलेक्सी कार्गो एयरक्राफ्ट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो क्रू है ये अपने साथ 7 क्रू ऑपरेट कर सकता है और इसकी कैपेसिटी 1,27,500 किलोग्राम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एयरक्राफ्ट ये है। तो वहीं पर हम बात करें इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की, तो देखिए दोस्तों ये 4,17,350 किलोग्राम का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसके साथ ये जो फ्लाई है वो कर सकता है। और रेंज की बात करें तो 13,000 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों 13,000 किलोमीटर यानी कि अमेरिका से सीधे एक बार इंडिया आ सकता है। हालांकि अगर आप कहेंगे मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में जो सारे टॉपिक है उनको कवर करना और पूरी डिटेल से उनके बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जितने क्वेश्चंस होते हैं उनका ही आंसर करने की कोशिश करता हूं मैं, वो भी शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन रही है। आप देख सकते हैं 9 मिनट अब भी हो गए हैं और ज़्यादा लेंथ ये होने वाली है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर जय जी की तरफ से, तेजस वर्सेस F-16 डॉग फाइट। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे तेजस की, तो ये 90% कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिससे ये बेहद ज़्यादा हल्का है और इसकी छोटी बॉडी है। और एल्टा इसमें 2052 ASR रडार लगा है और साथ में इसमें डर्बियन R77 BVR मिसाइल्स लगी है और इसमें जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगी है जो कि नीचे देखने में भी सक्षम है, और इसकी जो लेंथ है और लाइट वेट कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में इसके लिए मैनूवर्स करना डॉग फाइट में बेहद ज़्यादा आसान रहेगा। हल्का फाइटर जेट है और साथ में बेहतरीन ASR रडार लगा है, तो ये F-16 को
बड़ी आसानी से उसके आरसीएस की वजह से ये उसे डिटेक्ट करके पहले मिसाइल फायर कर सकेगा। तो ऐसे में डॉग फाइट में तेजस का जीतना बेहद आसान है। जबकि हम बात करें वहीं पर F-16 की, तो उसका आरसीएस बेहद ज्यादा है, मेटल बॉडी का वो बना है और साथ में उसमें रडार्स तो अच्छे लगे हैं, लेकिन वहीं पर उसके रडार कहाँ पर फेल हो जाते हैं, जो भारत का तेजस है कंपोजिट मटेरियल से बना है भारत का तेजस, और साथ ही उसमें जो बेहतरीन जैमर्स लगे हैं। तो इन्हीं कारण की वजह से डॉग फाइट में जो तेजस है वो बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी भड़वे कहेंगे कि उस दिन क्यों नहीं भेजा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला पॉइंट है, जब हमारे मिग-29 तुम्हारे F-16 को गिरा देते हैं तो तेजस से तो क्या मुकाबला करेंगे, जो कि इतना एडवांस है मिग-29 से। और साथ ही उस समय जो तेजस है वे वहां पर डिप्लॉय नहीं थे, तो ये इसका एक कारण है कि उस समय जो हमारे तेजस है वे तुम्हें फोड़ने नहीं आए थे। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर संजय कुमार जी की तरफ से, हमारी एडीए, डीआरडीओ और दूसरी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी स्लो क्यों है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए दो कारण आप मानकर चल सकते हैं, हालांकि कारण तो बहुत से हैं। सबसे पहला कारण यहाँ पर है कि भारत कभी भी जो रक्षा के हथियार हैं, यानी कि जो वेपन्स हो गए और साथ ही जो परमाणु एक्ट हैं, उनके लिए कभी भी राजी नहीं था। पता नहीं क्या एक अलग ही दुनिया में उस समय जीते थे कि पूरी दुनिया शरीफों से भरी होगी, यहाँ पर इतनी शांति होगी, किसी को भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमाणु हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और रशिया जैसे जब तक देश इस दुनिया में है, तो ऐसे में इतनी शांति स्थापित होना पॉसिबल नहीं है। और जो पावर है वो सदा से चली आ रही है कि किसी न किसी देश को सत्ता की जो होड़ है वो लगी रहती है, और भारत को भी अभी इसमें कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि तभी भारत एक सुपर पावर के तौर पर उभरेगा। तो सबसे पहला कारण तो इसका यही था कि भारत कभी भी ऐसी मतलब की चीजों के लिए राजी नहीं हुआ। और दूसरा, भारत ने कभी ये नहीं सोचा कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री से पैसा कमाएगा और अपना विदेशी मुद्रा भंडार को भरेगा। और साथ ही जो डिफेंस इंडस्ट्री होती है ये हद से ज्यादा पैसा मांगती है, इसमें पैसा जो है पानी की तरह बहा पड़ता है। तो ये भी एक कारण था, और प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। तो इसी कारण से अब भी जो प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा कठिनाई इसमें आ रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर को पैसा दे तभी वे इसमें आएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो अपना जो प्रॉफिट है वो देखना है। और तीसरा कारण आप ये भी ऐड कर दीजिए, नौकरशाही थी और अब भी थोड़ी थोड़ी है। दूसरा, कभी इन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनको अपनी तनख्वाह मिल जाती है। ऐसे में उन्हें कोई मतलब नहीं होता है इससे कि हम कैसा हथियार बनाए या ना बनाए, और साथ में स्पार्स वगैरह के दम पर भी लग जाते थे। तो ये कुछ कारण थे जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई। हालांकि अब तो फिर भी अच्छा बूस्ट कर रही है, और आने वाले समय में जो भारत के वेपन हैं वे भारत एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ देखने लगा है। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर प्रियांशु जी की तरफ से, इंडिया यूएनएससी में वीटो पावर कब लेगा। तो देखिए दोस्तों, इंडिया हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसमें केवल चाइना जैसे देश अड़ंगा लगाते हैं। तो इसी कारण से भारत को अब भी वीटो पावर लेने में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। हालांकि जो बाकी 4 देश है वे चाहते हैं कि भारत को जल्द से जल्द वीटो पावर दी जाए और चाइना पर भी लगाम लगाई जाए। और इस रेस में जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ में ब्राजील और भारत है, तो इस रेस में इंडिया सबसे आगे है, क्योंकि जापान के पास पैसा है, उसके पास मिलिट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी पैसा है, मिलिट्री नहीं है, ब्राजील के पास दोनों ही नहीं है, आप एक तरह से कह सकते हैं। इंडिया के पास 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और साथ में दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल कंट्री आज की तारीख में इंडिया है। तो ये 2 कारण है, और साथ में भारत मिलिट्री सप्लाई भी देता है, और मतलब कि संस्थापक भी भारत रहा है यूएन का। तो ये बहुत से कारण है जो भारत के पक्ष में जाते हैं। कि अगर आप इंडिया की जो वीटो पावर है उसके लिए मैंने भी एक पोल डाला था, तो उसमें उस पर भी बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट किए थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन कल मैं शायद डिफेंस इंडस्ट्री को इंडिया कैसे ग्रो कर सकता है उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, और किस कारण से अब तक हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो आप जो कमेंट सेक्शन है वहां पर लिख दीजिए, मैं आपके जो कमेंट होंगे उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो ऐसे में आप वीडियो देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। साथ ही इस वीडियो पे एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। तो दोस्तों फटाफट से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद जो लाल बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पूछे, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।